जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है स्टेट एंड एक्सप्लेन बाय सेवरल लॉ। आज हमने इसको देखना है कि इसमें बाइट सेवरल लॉ में है क्या। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मिलके ला दिया। एक का साइंटिस्ट का नाम बाइट था, दूसरे का नाम सेवरल था। तो इसको बायो सेवरल लॉ भी बोलते हैं या इसको बाइट सेवरल लॉ भी बोलते हैं। तो इसके बारे में आज हमने स्टेटमेंट पढ़नी है और इसके एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल फॉर्म और फाइनली इसका हमने रिजल्ट को डिस्कस करना है। तो इसको स्टेटमेंट इसकी करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि हम अभी तक जो पढ़ चुके हैं वो ये है कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट होता है। जितना ज़्यादा किसी कंडक्टर में से करंट पास करेगा उतना ही ज़्यादा उसके अराउंड जो है वो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है कि मैग्नेटिक फील्ड की शेप क्या होगी। वो डिपेंड करता है करंट किस तरह से जा रहा है। अगर करंट लीनियर है, स्ट्रेट लाइन में है, तो मैग्नेटिक फील्ड उसके अराउंड सर्कुलर पाथ में प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर करंट जस्ट लाइक अ स्पिरल है, किसी सोलेनॉइड के अंदर पास कर रहा है, जस्ट लाइक अ रिंग की फॉर्म में पास कर रहा है, तो उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा वो जस्ट लाइक अ लीनियर होगा, स्ट्रेट होगा, पैरेलल होगी उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन। और उसके आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो नॉन यूनिफॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये सारी चीज़ें हम पढ़ के आ चुके हैं। अब हम जो यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो बाइट सेवरल लॉ। इन्होंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिपेंड करता है चंद एक चीज़ों के ऊपर। वो तीन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक तो डिपेंड करता है उसमें से पास होने वाला करंट, और दूसरा उसका कितनी लेंथ एलिमेंट में से वो कंडक्ट करंट पास कर रहा है। थर्ड वन जो है वो डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर एंड वेयर वी फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब हमने उस कंडक्टर जिसके अंदर से करंट पास कर रहा है उसको कितने डिस्टेंस के ऊपर हमने पॉइंट लिया हुआ जिसके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं। तो उसकी स्टेटमेंट फिर हम देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, जिसको हम बी, अगर ऊपर एरो हो तो वो उसकी वेक्टर फॉर्म होती है, अगर एरो के बगैर हो तो वो उसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म होती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट ड्यू टू अ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट के डिस्ट्रीब्यूशन से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या करता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ये दो चीज़ों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, मतलब एक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दूसरा द अफेक्टिव लेंथ, तो दूसरा ये अफेक्टिव लेंथ के ऊपर, मतलब मैंने जैसे पहले बताया था कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो चीज़ों के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक तो उसके अंदर से कितना करंट पास हो रहा है और दूसरा उसके कितना उसकी लेंथ एलिमेंट में से वो करंट पास कर रहा है ऑफ अ कंडक्टर एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड करंट डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमने जो कंडक्टर है वहाँ से कितनी दूर तक जो है वो हमने पॉइंट लिया हुआ, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसके क्या है, स्केयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शन। नेक्स्ट आगे जाके जो है वो इसकी समझ आ जाएगी कि जो बाइट सेवरल लॉ की मैथमेटिकल फॉर्म से मैं मज़ीद जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेनेशन में क्या है कि हमारे पास एक कंडक्टर है, ये एक कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट I1 पास कर रहा है। इसका जो यहाँ पे हमने लेंथ एलिमेंट लिया हुआ है वो ds लेंथ एलिमेंट है। तो इसको हम करंट लेंथ एलिमेंट इस तरह से लिख सकते हैं। जब इसके साथ जो है वो करंट आ जाएगा, करंट जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ, ये एरो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन शो कर रहा है। इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड हमने एक और कंडक्टर प्लेस किया हुआ है। ये हमारे पास कंडक्टर 2 है। ये हमारे पास कंडक्टर 1 था, उसके पास पड़ा हुआ कंडक्टर 2 है। ये हमारे पास कंडक्टर 1 है, ये हमारे पास कंडक्टर जो है ये 2 यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो कंडक्टर 1 के अंदर से जो करंट I1 पास कर रहा है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस के अंदर हमने एक दूसरा कंडक्टर रखा हुआ है जिसके अंदर से करंट कितना पास कर रहा है, ये I2 करंट इसमें से पास कर रहा है। और इसके लेंथ एलिमेंट यहाँ पे कितना है, I2 एंड DS2, सॉरी हाँ जी DS2 जो है इसका लेंथ एलिमेंट है। तो दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के इनसाइड पड़े हुए हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि जब भी कोई कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर क्या लगती है, फोर्स लगती है। अब देखें
इस कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कंडक्टर 2 को रखा हुआ है, तो मतलब इसके अंदर से भी करंट पास कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड और इस कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, तो इस कंडक्टर 1 की वजह से कंडक्टर 2 के ऊपर फोर्स लगेगी। और अगर हम यहाँ पे देखें तो कंडक्टर 2 के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने कंडक्टर 1 को रखा हुआ है, तो इस कंडक्टर 2 की वजह से इस कंडक्टर 1 के ऊपर भी जो है वो फोर्स लगेगी। ये हमारे पास एक्सप्लेनेशन है, लिखा हुआ है द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड अ कंडक्टर व्हेन करंट फ्लो थ्रू इट। जब किसी कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाते हैं। नाउ प्लेस अनदर कंडक्टर कैरिंग अ कंडक्टर इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फर्स्ट कंडक्टर। इस फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक और जो है वो कंडक्टर प्लेस किया हुआ था। मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन अ सेकंड कंडक्टर ड्यू द इंटरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड्स आप बोथ कंडक्टर, तो दोनों के मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करने से इनके ऊपर जो है फोर्स लगेगी। सिमिलरली द फर्स्ट कंडक्टर आल्सो एक्सपीरियंसेस फोर्स मैग्नेटिक फोर्स विच इज़ प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सेकंड कंडक्टर। तो ये सारा जो है वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट इसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है वो करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें जो इनके ऊपर फोर्स लगती है उनका फार्मूला हम देखने जा रहे हैं। द मैग्नेटिक फोर्स DF12 हमने D इस वजह से लिया हुआ है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस फर्स्ट कंडक्टर की लेंथ है, लेकिन हमने इस यहाँ पे लेंथ एलिमेंट कौन सा लिया हुआ है, ये इसका स्मॉल सा सेक्शन जो है वो एरिया इसका स्मॉल सा इसकी लेंथ ली हुई है डेल्टा DS1। तो स्मॉल से सेगमेंट के अंदर से स्मॉल सा करंट फ्लो करेगा और इसकी वजह से जो यहाँ पे फोर्स लगेगी उसको हम यहाँ पे DF12 exerted on current element I2DS2। ये जो हमारे पास फोर्स है ये सेकंड कंडक्टर फोर्स लगा रहा है फर्स्ट कंडक्टर के ऊपर, और किस लेंथ एलिमेंट की वजह से, इस लेंथ एलिमेंट की वजह से, विच इज़ प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड B1, जो कि यहाँ पे कहाँ पे पड़ा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड B, मतलब ये फर्स्ट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अब हम जो यहाँ पे फर्स्टली देखने जा रहे हैं कि ये जो हमारे पास फोर्स है DF12 फोर्स है, ये हमारे पास वो वाली फोर्स है जो कि इस सेकंड कंडक्टर के I2DS2 लेंथ एलिमेंट के ऊपर लगती है। और किसकी वजह से लगती है, इसके पास पड़े हुए दूसरे कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर जो है फोर्स लगती है। विच इज़ प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड B1 ऑफ अ फर्स्ट कंडक्टर इज गिवन एज DF12 इज इक्वल टू I2 इस कंडक्टर के अंदर से पास होने वाला करंट, DS2 इसका ये स्मॉल सा लेंथ एलिमेंट, B1 इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस कंडक्टर की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके इस सेक्शन के ऊपर जो फोर्स लगती है और उसकी वैल्यू हमारे पास ये है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं कि इसके ऊपर जो फोर्स लगती है इस लेंथ एलिमेंट की वजह से। द मैग्नेटिक फोर्स DF21 हमने जो है वो पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास ये नेक्स्ट वाला जो लास्ट वाला नंबर आता है उसकी वजह से फोर्स लगती है जो फर्स्ट वाला नंबर होता है। 1 मतलब क्या है कि 1 की वजह से फोर्स लगेगी ये 2 के ऊपर। तो इस तरह से हम इसको पढ़ सकते हैं, द मैग्नेटिक फोर्स DF2 exert ऑन करंट एलिमेंट I1DS1, मतलब यहाँ पे इस एलिमेंट के ऊपर जो फोर्स लग रही है वो I1DS21 सेक्शन के ऊपर फोर्स लग रही है, विच इज़ प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड B2, जिसको हमने प्लेस कहाँ पे रखा हुआ है, इस कंडक्टर 2 के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने इसको प्लेस किया हुआ है। ऑफ अ सेकंड कंडक्टर इज गिवन एज, तो यहाँ पे फिर जो है इस तरह से हमने इसको लिख सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फर्स्ट जो कंडक्टर है इसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स है उसको हमने लिखा हुआ है ये I1 इस कंडक्टर के अंदर से पास होने वाला करंट, DS1 इसका ये लेंथ एलिमेंट, और B2 ये इसके अंदर ये सेकंड कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको प्लेस किया। और ये D जो है वो गलती से यहाँ पे लिखा गया, D यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि जब भी किसी कंडक्टर के अंदर से करंट पास होता है तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है वो मैग्नेटिक फील्ड हमने कैलकुलेट करना है। तो उसको कैलकुलेट करने से पहले हम थोड़ा सा एक कंसेप्ट ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह से कैलकुलेट की। अब मैं यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट अस कंसीडर वी हैव अ स्मॉल सेक्शन ऑफ एरिया जिसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हुई है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, चार्जेस एट रेस्ट है, इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो हम यहाँ पे स्मॉल सा एक सेक्शन ले रहे हैं जिसके ऊपर चार्ज DQ है। इस स्मॉल से चार्ज की वजह से इस R डिस्टेंस अवे एक पॉइंट हमने पी लिया हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो DE इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो
यहाँ पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं, डी ई इज इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर स्केयर इंटू आर यूनिट वेक्टर। हमने ये पढ़ चुके हैं ये कि अगर हमारे पास कोई चार्ज हो उससे कुछ डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ई इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर स्केयर। लेकिन यहाँ पे चूँकि स्मॉल चार्ज है इस वजह से यहाँ पे डी क्यू और यहाँ पे स्मॉल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी स्मॉल होगा, इस वजह से इसको हमने डी ई का नाम दिया। ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से पढ़ा था। अब हमें हमें तो चूंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसको देखते हुए हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी लिख लेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं टेक अ पॉइंट पी है, हैविंग डिस्टेंस आर फ्रॉम अ चार्ज डी क्यू ऑफ अ सम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके ऊपर हमने आर डिस्टेंस के ऊपर एक पॉइंट लिया हुआ है। द इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई एट अ पॉइंट पी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डी क्यू इज गिवन है। तो इस स्मॉल से चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक करंट कैनिक कंडक्टर है, इसके अंदर से करंट कितना पास कर रहा है आई। इसका ये स्मॉल जो करंट लेंथ एलिमेंट है इसको आई डी एस का नाम दे रहे हैं। इसके अराउंड यहाँ पे इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। इस सेक्शन से हमने ये आर डिस्टेंस के ऊपर एक जो है वो पॉइंट लिया हुआ है जिस पॉइंट के ऊपर इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ये होगा। आप इस फिगर और इस फिगर को देखें दोनों मैच कर रही हैं। यहाँ पे चार्ज डी क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे करंट आई की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो दोनों को फिर इस फार्मूले को देखते हुए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर स्मॉल सा सेक्शन है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड उस वजह से क्या होगा, स्मॉल होगा। लेकिन अगर हम इस हमारी सारी लेंथ को ले लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो चूँकि बी उस मैग्नेटिक फील्ड को लिखेंगे होल मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस फार्मूले को देख के हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, डी ई की जगह पे क्या आ जाएगा, डी बी। यहाँ पे ये के कांस्टेंट है तो यहाँ पे भी के कांस्टेंट आ गया। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस वजह से है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किस वजह से है, आई डी एस। आई डी एस इज़ अ करंट लेंथ एलिमेंट, तो यहाँ पे आई डी एस आ गया। और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आर का स्केयर है, नीचे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आर का स्केयर है, तो दोनों फार्मूले सेम है। यहाँ पे अगर आप देखें इसको वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो ये तो सारा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड के साथ ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई होगी तब वेक्टर होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये तो सारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखिए इसको वेक्टर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके साथ जो है आप इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे सारा का सारा मैग्नीट्यूड था, आर इसके साथ सिंपली प्रोडक्ट हो रही है। लेकिन यहाँ पे देखें ये डी एस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, जिस तरफ करंट की डायरेक्शन है। करंट जो के नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो डी एस की डायरेक्शन भी करंट की डायरेक्शन में ही होती है। तो हम डी एस की डायरेक्शन करंट को देखते हुए लेते हैं। तो ये वेक्टर है तो इसके साथ अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो जो आर यूनिट वेक्टर होगा और इसके साथ क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। और इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से जो हमारे पास एन वेक्टर आएगा वो बेसिकली एन वेक्टर किसकी डायरेक्शन को बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और इसको थोड़ा सा सिंपली फॉर्म में अगर आप लिखें तो यहाँ पे के की वैल्यू अकॉर्डिंग टू कॉलम लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन आर थी। लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के केस में इसकी के की कांस्टेंट की वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई है। आई डी एस बिल्कुल ऐसे ही, क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ऐसे और आर स्केयर ऐसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें जो प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन ये जो यूनिट वेक्टर आर है इसकी डायरेक्शन में है। और यहाँ पे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड डी बी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है वो यूनिट वेक्टर आर की डायरेक्शन में आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं ये डी एस और आर की क्रॉस प्रोडक्ट से जो यूनिट वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। नेक्स्ट आगे जो है वो इसको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। वेयर आर इज़ अ यूनिट वेक्टर, इट्स डायरेक्शन फ्रॉम आई डी एस टू अ पॉइंट पी। तो ये जो आर यूनिट वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो है आई डी एस टू अ पॉइंट पी, मतलब क्या है, ये हमारे पास आई डी एस है ये वाला, ये हमारे पास क्या है पी पॉइंट। तो इस आर यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन फिर किस तरफ है, इस आई डी एस से इस पी पॉइंट की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन ये इस लाइन के अलोंग है। एंड के इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैविंग वैल्यू म्यू नॉट ओवर 4 पाई। और के जो हमारे पास है उसको जैसे कि बताया म्यू नॉट ओवर 4 पाई इसकी वैल्यू। द कांस्टेंट म्यू नॉट इज कॉल्ड अ परमिएबिलिटी ऑफ अ फ्री स्पेस हैविंग वैल्यू 4 पाई मल्टीप्लाई 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, इसकी जो है वो वैल्यू है। म्यू नॉट इज़ अ परमिएबिलिटी।
तो ये हमारे पास है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एस एंड आर। यहाँ पे आप देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इसकी डायरेक्शन इस आर यूनिट वेक्टर के अलोंग है, तो इस लाइन के अलोंग है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस आर यूनिट वेक्टर के अलोंग नहीं है, बल्कि यहाँ पे डी एस और आर की क्रॉस प्रोडक्ट से हमें पता है कि एक वेक्टर आता है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन डी एस और आर की से जो हमारे पास एक वेक्टर आएगा उसके जो डायरेक्शन आएगी उसकी अलोंग में इसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप जो है वो देख सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ डी एस एंड आर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फिर किस डायरेक्शन में है, इस तरह से अलोंग द सर्कुलर पाथ। और किसी भी पॉइंट के ऊपर सर्कल की अगर हम बात करते हैं तो सर्कल में तो हर पॉइंट पे उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज हो रही है। इस पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो अलोंग द टेंजेंट लाइन होगी। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेरी कर रहा है एट एनी पॉइंट, जो है उसकी वैल्यू वेरी हो रही है। तो मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो इसकी डायरेक्शन वही होगी जो डायरेक्शन यहाँ पे पड़े हुए डी एस एंड आर यूनिट वेक्टर की है। नेक्स्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज, पीछे जो हमारे पास ये वाला फार्मूला है इसकी अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमारे पास म्यू नॉट ऑफ 4 पाई आई आर स्क्वायर सेम आ जाएगा, लेकिन इसकी क्रॉस प्रोडक्ट से डी एस ये मैग्नीट्यूड, फिर बाद में इसका मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। जैसे कि ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करके आता है। तो यहाँ पे हम उसकी क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करने के बाद वो कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन है। देखें यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं ये मैग्नीट्यूड को शो करती हैं। तो ये तो सारा मैंने शुरू में बताया था म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई आर के लिए, सारा अभी मैंने बता के आया हूँ कि कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड है। तो ये जो है वो मैग्नीट्यूड का दोबारा मैग्नीट्यूड लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से ये सारा यहाँ पे मैग्नीट्यूड है। डी एस ये हमारे पास वेक्टर है, तो फर्स्ट वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर यूनिट वेक्टर, सेकंड वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ थीटा एंड साथ एन यूनिट वेक्टर। तो इन सारों का जब आप मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू ओवर 4 पाई ऐसे ही आ जाएगा। डी एस इज़ आ वेक्टर, तो इसका मैग्नीट्यूड सिंपली डी एस होता है। आर यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 साइन थीटा ऐसे, एन यूनिट वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड 1, और नीचे आर स्क्वायर को हमने इसके साथ लिख लिया और आई को हमने इसके साथ लिख लिया। तो नेक्स्ट हमारे पास ये जो डी बी वेक्टर है ये भी सिंपली डी बी आ जाएगा। वेयर थीटा इज़ एंगल बिटवीन डी एस एंड आर, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास डी एस और आर की ही हमने क्रॉस प्रोडक्ट खोली है, तो इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल होगा वो हमारे पास जो है वो एंगल थीटा होगा। द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर करंट डिस्ट्रीब्यूशन, एक पूरी कंडक्टर जो हमारे पास है उसके इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है उस पूरे करंट की वजह से जो सारा मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हमें फिर जो है वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऊपर जो इक्वेशन है मैग्नीट्यूड वाली इसका इंटीग्रेशन लेनी पड़ेगी। इसकी इंटीग्रेशन ले लेते हैं तो डी बी की जस्ट वैल्यू यहाँ पे पुट की है, बी आ जाएगा। नेक्स्ट इसको हम सॉल्व करेंगे द नेट, तो ये हमारे पास जो है वो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसकी आगे जो है वो इंटीग्रेशन इसकी ओपन नहीं की हुई, यहाँ तक ही इसका जो है वो आंसर है। तो ये हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये जो आर वेक्टर, आर हमारे पास जो है यहाँ पे लेंथ एलिमेंट है, जबकि ऊपर हमारे पास डी एस लेंथ एलिमेंट है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है वो अगर इसकी करें तो थोड़ा सा इसका लेंथ ही होगा, ये डिपेंड करता है किसी प्रॉपर शेप के ऊपर। लेकिन हमने अभी कोई प्रॉपर ना कोई सिलेंड्रिकल, ना कोई हमने सफेरिकल, ना कोई हमने सर्कल, ना कोई हमने लूप, किसी किस्म की कोई शेप लेट की हुई थी, इस वजह से हम इसकी इंटीग्रेशन को यहीं तक रहने देंगे। नेक्स्ट आगे जब मैं बायोसेवरल लॉ की कुछ एक दो एप्लीकेशन करवाऊंगा तब मैं यहाँ वहाँ पे बताऊंगा कि डी एस और आर की जगह पे हमने क्या पुट करना है। तो यही इसका मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला है। तो ये इसका बायोसेवरल लॉ का मैग्नीट्यूड का फार्मूला ये है। लेकिन इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो बी वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन है डी बी वेक्टर। तो यहाँ पे डी बी की वैल्यू जब आप पुट करते हैं इसकी मैग्नीट्यूड लेने से पहले, जो हमने सेकंड लास्ट जो दो इसकी स्लाइडें देखिए वहाँ पे आप इसकी डी बी की वैल्यू आप पुट कर देंगे।
तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। आर यूनिट वेक्टर की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू आर मैग्नीट्यूड एंड आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर की वैल्यू ले तो वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड आ जाता है, तो इसकी जगह पे हम ये वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं। तो ये वेक्टर ऐसे आ गया, इसके नीचे जो मैग्नीट्यूड आर है वो नीचे वाले आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर तो क्या आ जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो वेक्टर फॉर्म में बाइट-सेवरल लॉ की वैल्यू है। नेक्स्ट आगे जाके इसको मज़ीद जो है वो सॉल्व करेंगे, इसके एप्लीकेशन भी देखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है सब बच्चों को समझ आई होगी, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अच्छा, अगर आप वीडियो मेरी देख रहे हैं यूट्यूब के ऊपर तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को जो है वो शेयर करें, आप अपने दोस्तों को के साथ जो है उसको शेयर करें।